हेलो दोस्तों, प्रयास चैरिटेबल फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आई एम योर हिंदी टीचर। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 11 सार लेखन की। शुरू करते हैं। विचारों को भाषा में अभिव्यक्त करने की अनंत संभावनाएं छिपी होती हैं। कई बार हम छोटी से छोटी बात का वर्णन बहुत विस्तार से करते हैं, तो कई बार बहुत लंबी चौड़ी विस्तृत बात को हम एकदम थोड़े शब्दों में व्यक्त कर लेते हैं, राइट। तो जिस प्रकार छोटी सी बात को विस्तार देना एक कला है, उसी प्रकार विस्तार से कही गई बात को कम शब्दों में व्यक्त करना भी एक क्या है, कला है। विस्तार से कही गई बात को कम शब्दों में व्यक्त करना क्या कहलाता है, सार लेखन। ओके, फर्स्ट देखते हैं कि सार लेखन का अर्थ और उपयोगिता। हम समझे कि सार लेखन क्या होता है और हमारे लिए उसकी क्या उपयोगिता है। यह तो आप जानते ही हैं कि हमारे जीवन में व्यस्तताएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं और समय का अभाव होता जा रहा है। आप यह भी जानते हैं कि मनुष्य के सारे क्रियाकलापों में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपने बहुतों को यह कहते हुए सुना होगा कि जा काम करने दे, फालतू बातें मत कर, है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि फालतू बातें न करके सिर्फ उचित, उपयुक्त और संक्षिप्त बात करने का महत्व ज़्यादा है ना। कि सामने वाला आपकी बात झट से समझ भी जाए। कम शब्दों में बोलोगे तो वो अच्छे से सुनेगा भी। तो मतलब ये है कि भाषा का ऐसा प्रयोग करना चाहिए जिससे समय की बचत हो। अगर कम शब्दों में प्रयोग करेंगे तो समय भी क्या होगा, कम खर्च होगा, और जो सामने वाला दूसरा आदमी है वो आपकी बात जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेगा भी, राइट। तो इसके अतिरिक्त संचार क्रांति के इस युग में, संचार क्रांति मीन्स टेलीफोन, फैक्स आदि पर भी हम पैसे बचा सकते हैं, है ना। तो कम शब्दों में बात करना या लिखना क्या है, एक कौशल है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इससे लाभ होता है। यह तो हुआ कम शब्दों में अपनी बात कहने का भाषाई कौशल, यानी कि बोलने के द्वारा आप कैसे कम शब्दों में अपनी बात रखते हो। दूसरा क्या होता है कि जो आपको सामग्री दी गई है लिखाई के लिए, उसको आप कम शब्दों में कैसे व्यक्त करते हो, इसको ही सार लेखन कहते हैं। सार लेखन में किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई विस्तृत बात है, उसका मूल भाव सुरक्षित रखते हुए हम उसका कम शब्दों में कैसे यूज़ करते हैं, वो होता है सार लेखन, ठीक है। तो कम शब्दों में बात कहने का कौशल सार लेखन में सहायक होता है। सार लेखन के अभ्यास से भाषा में हमारी कुशलता भी बढ़ती है। विभिन्न क्षेत्रों में सार लेखन उपयोगी होता है। अखबारों में जगह के हिसाब से समाचार संपादक होते हैं, वो सार लेखन समाचारों का सार लेखन करते हैं ना। न्यूज़पेपर में हमने देखा है कि जगह क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो हर घटना को न्याय देना पड़ता है, यानी कि हर घटना अगर हमें उसमें लिखनी है तो हम सब कुछ डीप में नहीं लिख सकते। हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा जैसे सामने वाला, यानी जो पढ़ रहा है अखबार, उसको समझ में भी आ जाए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, है ना। तो समाचारों में भी क्या होता है, सार लेखन, न्यूज़पेपर में। फिर आकाशवाणी और दूरदर्शन पर भी समय के हिसाब से सार लेखन का काम किया जाता है। कई बार लेखों यहाँ तक कि पुस्तकों का सार तैयार कर लिया जाता है। सरकारी कार्यालयों में भी सहायक पत्रों द्वारा और कभी कभी तो पूरी फाइल का सार लेखन तैयार होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि सार लेखन और भाव पल्लवन में अंतर। तो सार लेखन और भाव पल्लवन के अंतर को आगे दिए गए आरेख द्वारा समझा जा सकता है। ये समझ लो सामग्री है, यानी कि आपका जो मूल अनुच्छेद या गद्यांश है उसका आपको सार लेखन करना है, ठीक है। तो उसका जो मूल भाव है वो हमें क्या कहना चाहता है, उसको सुरक्षित रखते हुए इसका सार हम कितना, इतना निकाल पाएंगे। ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये सामग्री है, तो उसका सार कितना निकलेगा, 1/3 निकलेगा, समझ रहे हो। फिर नेक्स्ट क्या है, सूक्ति। देख रहे हो कि सार से भी छोटी लाइन सूक्ति की होती है, यानी कि कविता हो, दोहा हो, है ना। तो वो कितना होता है, एकदम छोटा होता है। लेकिन उसके मूल भाव की बात करें तो वो कितना होता है, बहुत बड़ा होता है। मीनिंग क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, समझ गए। यानी कि
मूल सामग्री में क्या होता है? विस्तार होता है। मूल सामग्री में क्या होता है? विस्तार। ठीक है, स्पष्ट है कि समझाने के लिए बातें विस्तार में कही जाए। अगर कुछ चीज़ें आपको किसी को समझानी है तो अगर आप 2-4 उदाहरण दोगे, है ना, तो कहने का मतलब आप उसको ज़्यादा विस्तार से डीपली समझाने की कोशिश करोगे, तो उसका मूल भाव और सार क्या होगा? छोटा और संक्षिप्त में लिखा जा सकता है। लेकिन उसके पास टाइम नहीं है आपको पूरा सुनने के लिए, तो आप क्या बोलोगे? जो मेन बात है वो उससे आप समझा दो। किसी भी कुछ भी आप जो समझाना चाहते हो उसके बारे में, तो आप उदाहरण वो वगैरह ना दे के मेन बात समझा दो, तो वो क्या हो गया है? उसका 1/3 हो गया, यानी कि सार लेखन हो गया। तो इसीलिए आरेख में सामग्री वाली लकीर क्या है? लंबी है, और सार वाली लकीर जो है वो सामग्री वाली लकीर से 1/3 है। ठीक है, ये सामग्री और सार लेखन की उससे भी 1/3 उससे कम छोटी है। इसी प्रकार से दूसरे आरेख में सूक्ति वाली लकीर छोटी है। सूक्ति तो एक आध पंक्ति की भी होती है ना, कविता तो हमने देखा है कि वो एक या बहुत ही छोटी पंक्ति की भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे सार से भी छोटी क्या है? सूक्ति की लाइन है। ओके, जैसे कि हम ले ले सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की ही जीत होती है, ये इसका मूल भाव है। ठीक है, मूल भाव मीन्स वो कहना क्या चाहता है आपको, वो उसका मूल भाव है। तो भाव पल्लवन में इस मूल भाव को ही स्पष्ट करना होता है, यानी कि कोई उदाहरण या आदि कुछ तरीके से इस सूक्ति को हम स्पष्ट कर सकते हैं। यानी कि इस सूक्ति को समझाने के लिए हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं या कुछ और भी, तो उसका जो भाव पल्लवन होगा वो बड़ा होगा, विस्तार से बोलना पड़ेगा हमें बात। ठीक है, तो ये मूल भाव को फैलाना या पल्लवित करना हुआ। अतः भाव पल्लवन वाली लकीर जो है वो क्या थी? लंबी थी। सूक्ति से भाव पल्लवन वाली जो लकीर थी वो लंबी थी। आप आरेखों में भी यह देख सकते हैं कि सूक्ति या भाव पल्लवन के विषय वाली पंक्ति या सार वाली पंक्ति से भी छोटी है। राइट, जैसा हमने कि देखा कि सार तो फिर भी मूल सामग्री का 1/3 होता है ना, लेकिन सूक्ति होती है वो तो एक वाक्य या वाक्यांश वाली भी हो सकती है। 2 शब्दों की लाइन हो लेकिन उसका मीनिंग क्या हो सकता है? डीप। ठीक है, फिर देखते हैं सार लेखन के रूप क्या है। हम जान चुके हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में सार लेखन की क्या उपयोगिता है ना। समाचार में देखा हमने, आकाशवाणी दूरदर्शन में सार लेखन कैसे यूज़ होता है वो हमने देखा। राइट, तो कैसे कैसे कहाँ उसकी उपयोगिता होती है वो हमने देखा। अलग अलग क्षेत्रों या विषयों या कामों के लिए सार लेखन के कई अलग रूपों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके विषय में हम कुछ जानकारी लेंगे। फर्स्ट देखते हैं कि अधिक शब्दों में लिखी गई बात को कम शब्दों में व्यक्त करने की आवश्यकता समाचार लेखन में होती है। हमने देखा ना आगे कि या फैक्स करने में होती है वगैरह वगैरह। ऐसा प्रायः भाषा में अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग करके शब्दों के दोहराव या अनावश्यक शब्दों को छांटकर तथा वाक्य विन्यास की शिथिलता को दूर करके किया जा सकता है। यानी कि हम जो मुहावरा यूज़ करते हैं वो सब भी यूज़ कर सकते हैं और सार लेखन अपना लिख सकते हैं, तो वो जो मूल सामग्री का होगा वो 1/3 हो जाएगा। राइट, सेकंड देखते हैं कि विस्तृत लेख को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करते समय पहले उसका मूल भाव या विचार बिंदु तथा उसे पुष्ट करने वाले संबंधित बिंदु, यानी कि जो आपका अनुच्छेद है जिसका आपको सार लेखन करना है, ठीक है, अनुच्छेद या गद्यांश जो भी है उसका आपका सार लेखन करना है, तो आप क्या करोगे? पहले उसको पढ़ोगे ताकि आपको पता चले कि वो किस बारे में है। ठीक है, उसके संबंधित बिंदु यानी उससे रिलेटेड और क्या चीज़ें दी गई हैं, तो वो संबंधित बिंदु हो गए। ठीक है, उसको नोट कर लेंगे। फिर ऊपर वाली विधि की सहायता से संक्षिप्त में उसे व्यक्त करेंगे। ओके, उपयुक्त सभी स्थितियों में सार लेखक मूल सामग्री को प्रायः कई बार गौर से पढ़कर अपनी भाषा में उसका सार प्रस्तुत करता है। किंतु साहित्यिक रचनाओं जैसे कि हो गया उपन्यास, हो गया कहानी, हो गया, इसका सार हमें करना है। ठीक है, सार लेखन इसका करना है, तो क्या करेंगे? साहित्यिक रचनाओं यानी कि उपन्यास, कहानी आदि का सार प्रस्तुत करते समय ये प्रयास किया जाता है कि लेखक की भाषा और शैली भी यथासंभव बची रहे। यानी कि कोई ऐतिहासिक कहानी है उसको जिस भाषा शैली में लिखा जा चुका है, अगर उसका सार लेखन करना है तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि उसकी भाषा शैली यथासंभव बनी रहे। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अभी आपने पढ़ा कि अभिव्यक्ति में कसावट लाने के लिए अनेक शब्दों का अथवा तो वाक्यांशों के लिए एक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मुहावरा हो गया। ठीक है, तो हिंदी में ऐसे असंख्य शब्द हैं जिनका प्रयोग करके हम पूरे पूरे वाक्यांश को एक शब्द में भी लिख सकते हैं, है ना। तो जैसे कि कोई भी मुहावरा हो गया, अगर उसका यूज़ हमें अंदर करना है तो उसका हमें आना चाहिए, उसका मतलब आपके सार में वो फिट बैठना चाहिए, कहाँ कौन सी चीज़ यूज़ करनी है वो हमें पता होना चाहिए। तो हम वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा जो सार है वो एकदम 1/3 हो सके। नेक्स्ट देखते हैं कि सार लेखन की प्रक्रिया। उसके लिए हमें सार लेखन के चरण याद करने हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है सार लेखन करने के लिए, तो सबसे पहले मूल बिंदु का चयन, यानी कि मूल बिंदु मीन्स मूल भाव कि किसके बारे में है वो आपको पता चलना चाहिए, यानी कि मूल बिंदु का चयन। फिर संबंधित बिंदु का चयन, यानी कि उसको रिलेटेड कौन सी बातें उसमें बोली गई है उसका चयन, यानी कि उसको वो आपको ध्यान होना चाहिए। देन मूल और संबंधित बिंदुओं को क्रम देना, यानी कि कौन सी बात पहले रख सकते हैं, कौन सी बाद में आएगी, वो आप सेट करो। देन अनावश्यक सामग्री को छोड़ना। अनावश्यक मीन्स जो उदाहरण दिए गए होते हैं या ऐसा कुछ, उसको हम छोड़ सकते हैं, है ना, उसको सार में नहीं लिखना होता। और फिर उपयुक्त आकार में हम सार लिख सकते हैं। आप किसी भी गद्यांश को पढ़ने पर पाएंगे कि लेखक उसमें विशिष्ट रूप से किसी बात पर पाठक का ध्यान केंद्रित करना चाहता है ना। कोई ऐसी बात होती है जो हमें वो बताना चाहता है, तो हमें 2-3 बार पढ़कर हम उसको रियलाइज़ कर सकते हैं कि हाँ वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो यही उस गद्यांश का मूल भाव है। अगर कोई आपको सीख मिल रही है, उससे किसी के बारे में बताया जा रहा है ना, जैसे कि हमने तुलसीदास के एक गद्यांश के बारे में पढ़ा था, है ना, तो जिसमें तुलसीदास की महत्व, उसकी व्यक्तित्व के बारे में बात हो रही थी। तो वैसे ही किसी भी चीज़ के, किसी भी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो वो क्या है, उसका मूल भाव है। गद्यांश को 2-3 बार पढ़कर उसके मूल भाव को समझा जा सकता है। सेकंड है कि उस मूल भाव को स्थापित करने के लिए उससे संबंधित कुछ बातें लिखी जाती है ना। उस मेन बात को रिलेटेड कुछ और बातें उसमें ऐड होती है, तो वो हमें नोट करनी है कि उसको रिलेटेड और कौन सी बातें हैं, वो क्या कहलाते हैं, संबंधित बिंदु। फिर सार लेखक को मूल भाव और उसको पुष्ट करने वाले संबंधित बिंदु को पहचान कर उसे क्रम देना है। ठीक है, आपको मूल भाव पता चल गया और उसको उससे संबंधित बिंदुओं का पता चल गया, तो उसको आप नोट कर लो। देन अपने लेख को स्पष्ट और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए, लेख के मूल भाव को स्पष्ट करने के लिए लेखक उसकी व्याख्या करता है ना, व्याख्या करता है, तो अनेक उदाहरण भी देता है। तो आवश्यकता पढ़ने पर वह उस भाव को दोहराता भी है। तो मूल भाव की पहचान के साथ साथ हम उन सब बातों को भी पहचानना है कि कौन सी बात बार बार बोली गई है किसी तरीके से, है ना, या फिर कौन सा उदाहरण है, कहाँ कौन सी व्याख्या दी गई है, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो मूल भाव की पहचान के साथ साथ हमें इन सब बातों को पहचानना होता है, जिन्हें लेखक अपने मूल भाव को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त करता है, यानी कि यूज़ करता है। कैसे, जैसे कि व्याख्या, उदाहरण और दोहराव, ये 3 चीज़ों का वो यूज़ करता है। और ये 3 चीज़ें हमारे लिए क्या होती है, अनावश्यक सामग्री होती है, यानी कि हम ये सार में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो सार लेखन के लिए ये बातें क्या है, अनावश्यक सामग्री है।